Hello everyone. I hope you all are doing well. We are left with only 10 days for our exam, which is on 4 August. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिवीजन हर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी वाइज ऑफ कोर्स है ना वो अच्छी चल रही होगी इन बोथ केसेस पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, पेपर 2 को कैसे डील करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सिलेबस है, कितनी वेटेज है एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है. ठीक है, वो सब कुछ मैंने पेपर 2 का जो वीडियो बनाया है रिसेंटली अपलोड किया. यू शुड डेफिनेटली सी दिस वीडियो. ठीक है, इसमें यू विल गेट टू नो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एंड हर सेक्शन को कैसे डील करना है. ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली आई कैन से कि काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए. लास्ट टाइम हमने पॉलिटिका किया था दिस पार्लियामेंट वाला चैप्टर. मैंने सोचा नहीं था कि इस चैप्टर को ही अराउंड 2 आवर्स लग जाएंगे, बट इसमें इंफॉर्मेशन इतना था डेटा वाइज. ठीक है, कहानी नहीं थी कोई, डेटा वाइज में इतना इन्फॉर्मेशन था कि इट कंज्यूम्ड नियरली 2 आवर्स. ठीक है, बट आई कैन से कि अगर पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा. ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा. बिकॉज जितना भी हो सकता था फ्रॉम बेयर एक्ट, फ्रॉम लक्ष्मीकांत, फ्रॉम मॉक जो टेस्ट दिए थे मैंने, सबका कंटेंट मैंने इसमें लिख रखा है. एंड आई कैन अश्योर यू अगर कुछ भी आता है पार्लियामेंट से, जो मैंने वीडियो करवाया दैट वुड बी इनफ. ठीक है, दैट वुड बी इनफ. उसके अलावा आपको उस चैप्टर के लिए कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्लियामेंट में होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, सो अब हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज टाइम बहुत कम है आपके पास, लेट्स स्टार्ट. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 74 जो है उसमें क्लियरली मैंशनड है. इफ़ यू हैव यू माइट बी हैविंग दिस पॉलिटी वाला मैप ना, कैलेंडर होगा आपके पास जिस पे आर्टिकल्स लिखे होंगे. ठीक है, शेड्यूल्स लिखे होंगे. अगर नहीं है तो यू कैन परचेज. ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो 74 आर्टिकल जो है उसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट. ठीक है, आर्टिकल 74A में लिखा हुआ है, यू कैन सिंपली से 74. ठीक है, 74 में क्या लिखा हुआ है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, मीन्स अगर आप बेयर एक्ट देखोगे उसमें इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है अपना हर काम एक्सेप्ट जो भी उनको करना होता है उनके सिचुएशनल डिस्क्रिशन में. ठीक है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा. सिचुएशनल डिस्क्रिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के केस में एंड गवर्नर के केस में क्या होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट को मिलता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, गवर्नर को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. सो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा. सो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है अपना हर काम, जो हर काम मीन्स ऑफिशियल जितना भी काम होगा उनका वो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प के साथ. मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगी प्रेसिडेंट को वही करना होगा. ठीक है, देन आर्टिकल 75, जो आर्टिकल 75 है उसमें लिखा हुआ है जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे सबसे पहले, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आ जाएंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर आ जाएंगे. 4 तरह के मिनिस्टर होते हैं ना टोटल, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा. सो जितने भी तरह के मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी टेन्योर कितनी होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनकी, ओथ वो कैसे लेंगे, ओथ वो एडमिनिस्टर कौन करेगा, सैलरी वगैरह क्या होगी, वो सब कुछ आर्टिकल 75 में मैंशनड है. ठीक है, अबाउट मिनिस्टर्स. अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कौन से आर्टिकल में मैंशनड है, हाउ प्राइम मिनिस्टर वुड बी अपॉइंटेड इज़ मैंशनड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 75. आपको ऑप्शन देगा 74, डेफिनेटली देगा, बिकॉज आपको कंफ्यूज करेगा. बिकॉज आपने पढ़ा है कि 74 में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो आपको ये लगेगा कि 74 में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है ना, सो उसी में होगा अपॉइंटमेंट वाला. बट उसमें अपॉइंटमेंट वाला नहीं है, उसमें सिर्फ ये कहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको पीएम हेड करेगा टू एडवाइस प्रेसिडेंट, सिंपल. एंड 75 में कहा है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होगा कौन. ठीक है,
टेन्योर क्या होगी, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद डिपार्टमेंटल चार्ज, ठीक है, सब तक ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी तरह के मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 75 में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ जो एडवाइस दी जाती है, ऊपर बताया मैंने कि 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा टू प्रेसिडेंट, उसको कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इंडिया का इंक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। शैल नॉट इंक्वायर, शैल नॉट इंक्वायर, ठीक है। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कन्वे करेगा, ठीक है, कि आप ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंडिया का इंक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये कह सकता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकन्सिडर करो, रिकन्सिडर करो, कि भाई आपने मुझको बोला कि प्रेसिडेंट साहब आप ना ये करो, ठीक है, आप एक्स करो, बट मुझे लग रहा है कि ये ना सही नहीं है, इसलिए आप इसको रिकन्सिडर करो, आप फिर से सोच विचार करो। रिकन्सिडर का मतलब होता है दोबारा से सोच विचार करो कि जो आपने कहा है वो सही है या नहीं है। एंड अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस दोबारा प्रेसिडेंट को दे दी देन दैट विल बी फाइनल, ठीक है, दैट विल बी फाइनल। उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी एडवाइस, ठीक है। प्रेसिडेंट ना उसको मना कर सकते हैं ना ही रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है और वो होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। एंड ये वाली जो प्रोविज़न है ना, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ एडवाइस, ये पहले क्या हुआ था, जो 42nd अमेंडमेंट था अपना, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसने क्या कहा था, ये मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, ये आपको बताता हूँ बाद में, लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आर्टिकल 75 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसकी होती है मेजोरिटी, ठीक है, जिसकी होती है मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है, जिसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में, उसको अपॉइंट, उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। एंड ये जो मेजोरिटी वाली चीज़ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज़ होंगे, उसी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, नहीं रूल्स में भी नहीं लिखा। कोई कन्वेंशन है, यस इट इज़ अ कन्वेंशन। ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री एक प्रेसिडेंशियल। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें ये कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन मीन्स जो सभी फॉलो कर रहे हैं एक सिस्टम के तहत, ठीक है। सो ये कन्वेंशन होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज़ होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, उसी का जो लीडर होगा, जो पार्टी ने चूज़ किया होगा, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसी पार्टी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज़ होंगे, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा का मतलब है जिसके पास मेजॉरिटी होगी, ठीक है, जिसके पास होगी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होता है, 50% प्लस 1 इज़ मेजॉरिटी इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो मेजॉरिटी कितनी होती है, 50% प्लस 1, ये होती है मेजॉरिटी, ठीक है। अगर सभी पार्टीज़ के पास, जितनी भी पार्टीज़ हैं, ठीक है, मान लो टोटल हमारी लोकसभा में सीट्स हैं 545 प्रेजेंटली, मतलब टोटल तो 550 है, बट जो फील्ड है वो 545 है। इसमें से पार्टी ए के पास है 200 सीट्स, ठीक है, जो पार्टी बी है उसके पास है 150, सी के पास, ऐसे टोटल करके 500 हो जाएंगी, 545। सो किसी के पास भी 50% वाली मेजोरिटी नहीं है ना। सो वो बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कोलिशन करना पड़ेगा, कोलिशन करना पड़ेगा मीन्स गठबंधन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो है एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। एंड वो गवर्नमेंट क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है वो, बिकॉज गवर्नमेंट के पास 50% प्लस 1 वाली मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग नेक्स्ट इज़ लेट मी रेज दिस, या सो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये
15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550, है ना। 550 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। उसका 15% जो है उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, मीन्स 15% इज़ लिमिट। अगर आपको क्वेश्चन आता है, यूपीएससी बना के पूछता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, एंड वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर आते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर भी आता है, जितने भी तरह के मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पे सभी आते हैं। वो लिमिट होगी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ओनली। यहाँ पे लिख देगा आपको पार्लियामेंट, ऑप्शन दे देगा आपको, या फिर साइड बाई स्टेटमेंट में लिख देगा पार्लियामेंट। 15% ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होगा। जितने भी कीवर्ड दिखे ना क्वेश्चन में, पॉलिटी इकोनॉमी जितने भी है, उसको इमीडिएटली अंडरलाइन कर लेना अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे, ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चन रॉन्ग ना मार्क कर दो गलती से। सो 15% लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी, टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, उसका 15% जो है मैक्सिमम लिमिट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड स्टेट में अगर माने तो स्टेट में भी 15% है। ठीक है, स्टेट में अगर पूछता है, स्टेट में भी सेम लिमिट है। स्टेट में क्या हो जाएगा? 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे लोकसभा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा वहाँ पे, सिंपल। लोकसभा में भी 15% है, एंड जो स्टेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भी 15% है। क्या लिमिट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? 15% टोटल स्ट्रेंथ की। ठीक है, एंड ये चीज़ ऐड किसने की थी? 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, जिसने ये प्रोविज़न को ऐड किया था। पहले क्या होता था? पहले आप एन नंबर ऑफ मिनिस्टर बना सकते थे, एन यानी कोई लिमिट नहीं थी, जितने चाहे आप बना सकते थे मिनिस्टर्स। बट 2003 में 1991st अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविज़न को ऐड किया गया कि लोकसभा में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, एंड अगर डिस्क्वालिफाइड मेंबर जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। एंड 91st अमेंडमेंट ने ही ये कहा था कि जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है डिफेक्शन के कारण, डिफेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको ऊपर कल वाली वीडियो में, पार्लियामेंट वाली वीडियो में, कि डिफेक्शन क्या होता है। ठीक है, सो अगर कोई पर्सन डिफेक्शन के कारण डिस्क्वालिफाइड हो गया है, डिफेक्शन का डिसीजन कौन लेता है मैंने बताया था आपको। अगर डिफेक्शन है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, या फिर स्पीकर, या फिर चेयरमैन, है ना, वो डिसीज़न लेगा। ठीक है, एंड इनके डिसीज़न को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायर कर सकता है। किस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये? कि होतो होलन केस में। ठीक है, कि होतो होलन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीज़न है विद रिगार्ड्स टू डिफेक्शन हम इंक्वायर कर सकते हैं, यानी कि हम जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर कोई पर्सन डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड है तो उसको हम मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जाएगा। ही और शी शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इफ़ ही शी इज़ डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। किस अमेंडमेंट ने कहा था? 91st अमेंडमेंट ने कहा था 2003 में। ठीक है, एंड ये जो मैंने पढ़ाया था कल की लोकसभा जो है उसकी टेन्योर होती है 5 ईयर्स, है ना। लोकसभा की टेन्योर होती है 5 ईयर्स, बट जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी कोई टेन्योर नहीं होती। ठीक है, मिनिस्टर आपको ऑप्शन दे देगा बना के कि मिनिस्टर जो है होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। ऐसा प्रीवियसली यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने कि मिनिस्टर जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, बट मिनिस्टर ऑफिस को 5 साल के लिए होल्ड नहीं करते। ठीक है, मिनिस्टर कब होल्ड करते हैं ऑफिस को? ये तब तक होल्ड करते हैं ऑफिस को जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, जब तक दे हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा, तब तक दे हैव प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक उनके पास मेजॉरिटी रहेगा लोकसभा में तब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा, एंड तब तक वो मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, मिनिस्टर की कोई भी टर्म फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई भी टर्म फिक्स नहीं है मिनिस्टर की, ये याद रखना। देन जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। जो लोकसभा है, लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, ठीक है, 3-4 साल पहले आया था कि मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू पार्लियामेंट। वहाँ पे लिखा था पार्लियामेंट। ठीक है,
बट ये स्टेटमेंट गलत है। वाई? बिकॉज जो राज्यसभा है, राज्यसभा में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वाई? बिकॉज लोकसभा इलेक्ट करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा। सो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि पार्लियामेंट को। ओके, लोकसभा को ओनली एंड ओनली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कीवर्ड्स का ध्यान रखना, बिकॉज ऐसी चीज़ें ना ध्यान से अगर हम बार बार पढ़ते रहें तो माइंड में इम्बाइब होती हैं। ऊपर ऊपर से अगर हम लक्ष्मीकांत को देख लें तो माइंड में इतना जाता नहीं है हमारे, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की 2 मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड मिनिस्टर जो होते हैं ना 2 ओथ लेते हैं। मिनिस्टर्स की ओथ होती है 2 तरह की, ठीक है। एक तो होती है ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की, एक होती है ऑफिस की, दूसरी होती है सीक्रेसी की, ठीक है। एक तो ऑफिस की ओथ होगी कि मैं जो भी मेरा ऑफिस है उसको अच्छे से, उसको कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसकी सारी ड्यूटीज़ को अपहोल्ड करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलूँगा। जो सीक्रेसी होता है इसमें ये कहा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे एज अ मिनिस्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पता चलेगी, उसको मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करूँगा इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, ठीक है। विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, ये कहा जाता है ओथ ऑफ सीक्रेसी में। सो मिनिस्टर 2 तरह की ओथ लेते हैं, एक ऑफिस की ओथ, दूसरी सीक्रेसी की ओथ। क्लियर? देन जो नॉन मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ के लिए किसी भी नॉन नॉन एमपी को, मतलब जो एमपी नहीं है, ठीक है, अगर कोई एमपी नहीं है उसको हम मिनिस्टर बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। एंड उसको इस 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर ही अंदर एज एन एमपी बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए या तो वो लोकसभा का मेंबर बन जाए, ठीक है। क्लियर? देन जो सैलरी होती है मिनिस्टर्स की वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सैलरी डिसाइड करती है पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं मेंशन इनके बारे में, ठीक है। सैलरी कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सैलरी वगैरह जितनी भी होगी, अलाउंसेस होगी, वो डिसाइड की जाएगी बाय द पार्लियामेंट। एंड इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट निकाला था, ठीक है। फॉर दिस पार्लियामेंट ने एक्ट निकाला था, ठीक है। सैलरीज एक्ट निकाला था पार्लियामेंट ने, उसके अंदर मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी सैलरी के बारे में लिखा हुआ है क्लियरली। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। एंड ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए आपको, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने ये आपको, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आर्टिकल 75 में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कितने मिनिस्टर होंगे, कितनी टर्म होगी, मिनिस्टर का नंबर कितना होगा, डिस्क्वालीफाइड मेंबर क्या होगा, ठीक है। मिनिस्टर होल्ड करेंगे ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा को, ठीक है। 6 महीने तक किसी को भी हम मिनिस्टर बना सकते हैं। सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। सो ये सारा कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में, ठीक है। ये इस पे ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। हमारा जो सीएससी होता है, सीएससी प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं ये, ठीक है, कि आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि जो सैलरी होती है उनकी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसे। तो 77 में नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है 75 में, ठीक है, 75 में। ये याद रखना। ये काफ़ी टाइम लगा के मैंने नोट्स बनाए थे, बिकॉज अलग अलग पीसीएस में भी पूछता रहता है क्वेश्चन, सो इसलिए मैंने उसको भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऐड किया था इसमें। देन मूविंग नेक्स्ट इज आर्टिकल 77, ठीक है। अब आप पूछोगे कि आर्टिकल 75 है, सीधा 77 पे क्यों आ गया, 76 कहाँ गया? जो आर्टिकल 76 है ना, इसके अंदर दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसका अलग से चैप्टर है, इसका अलग से नोट्स हैं, वो आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आर्टिकल 75 से सीधा आर्टिकल 77, जो भी पार्लियामेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सॉरी डील कर रहा है, सिर्फ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। देन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव जितने भी एक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। जितने भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, ठीक है। एंड इसकी मैनर कौन डिसाइड करेगा कि भाई किस मैनर में ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट होंगे? बिकॉज प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है तो प्रेसिडेंट का से होना चाहिए ना इसके बीच में,
कि मेरे नाम को कैसे यूज़ किया जाएगा, क्या ऑर्डर होगा, क्या फॉर्मेट होगा, सब कुछ। सो इसके रूल्स कौन डिसाइड करता है, मैनर कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करता है कि क्या किस मैनर में मेरे नाम को यूज़ होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है, कैबिनेट डिसाइड करता है। सो दोनों नहीं करते, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करता है। ठीक है, कि मेरे नाम का कैसे यूज़ होगा। देन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कन्वीनियंट बिजनेस के लिए, ठीक है, मतलब बिजनेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए, कन्वीनियंट माने कि इसका मतलब है आसान बनाने के लिए, सिंपल है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम को आसान बनाने के लिए प्रेसिडेंट जो है रूल बना सकता है। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। सो ये याद रखना, 77 में क्या लिखा हुआ है, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। जितने भी एक्शन है प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होंगे, एंड प्रेसिडेंट जो है रूल्स बना सकता है गवर्नमेंट के बिजनेस को कन्वीनियंट यानी कि आसान बनाने के लिए, आर्टिकल 77 के अंदर। देन आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है, 78 में लिखा हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, ये 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इनके बीच में जो ब्रिज है, एंड दैट ब्रिज इज़ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो जो ब्रिज है वो प्राइम मिनिस्टर है, मीन्स प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही जितनी भी कम्युनिकेशन होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एंड प्रेसिडेंट के बीच में, पीएम के थ्रू होगी। ठीक है, जो पीएम है उसके थ्रू प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन होगी। एंड आर्टिकल 78 के बीच में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 3। एक तो पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कि काम कैसे चल रहा है। काम मीन्स आपके डिसीज़न कैसे चल रहे हैं, आपने कोई पॉलिसी नहीं लेके आए हो या फिर आप कोई एक्ट लेके आए हो ऐसा। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। ये होगी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड में ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट पूछता है प्राइम मिनिस्टर से कि भाई कोई ऐसा कोई बिल तो नहीं है जिसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसाइड नहीं किया, बट उस इंडिविजुअल मिनिस्टर ने वो बिल बना लिया है एंड डिसाइड कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, सो वो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांगते हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। सो ये होगी 3 चीज़ें। ठीक है, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल 78 में। ठीक है, ये सब कुछ बेयर एक्ट में मैंशनड है। ठीक है, बट बेयर एक्ट की वो समझ नहीं आता, सो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है उसकी। देन आर्टिकल 88, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 88 में मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल 88 कहता है कि जो मिनिस्टर है एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास राइट होगा, किस चीज़ का राइट होगा, टू स्पीक, बोलने का राइट होगा, एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस जॉइंट मीटिंग्स, एनी कमेटी जिसके वो मेंबर हैं। ठीक है, बट ही और शी शेल नॉट हैव द राइट टू वोट, राइट टू वोट उनको नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 88 बोलता है कि जो हमारा मिनिस्टर है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 76 के अंदर आता है, ठीक है, इन दोनों के पास राइट्स होंगे, 2 तरह के राइट्स। कौन कौन से 2 तरह के राइट्स, एक तो उनके पास बोलने का राइट होगा। ठीक है, मीन्स वो अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं, उनके पास बोलने का राइट होगा, अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं। उसके बाद उनको दूसरा राइट क्या होगा कि वो किसी भी हाउस की मीटिंग, ईदर हाउस में यानी कि लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाउसेज में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जॉइंट मीटिंग हो रही है अगर दोनों हाउसेज की, वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट की कोई कमेटी है वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके वो मेंबर हैं। ठीक है, बट इन दोनों को, मिनिस्टर को एंड अटॉर्नी जनरल को, कोई भी राइट नहीं होगा वोट करने का। ठीक है, इनको वोट करने का राइट नहीं होगा। बस ये याद रखना, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ चुका है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर यूपीएससी में नहीं पूछा तो पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, कि उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। मूविंग नेक्स्ट इज आर्टिकल 74 अगेन। ठीक है, 74 में लिखा हुआ है अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, एडवाइस जो है उसको इंक्वायरी नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया था। मैंने ये आपको बताया था ना, 42nd अमेंडमेंट जो था अपना, 42nd अमेंडमेंट बोला था कि आपको बाद में पढ़ाऊँगा। 42nd अमेंडमेंट जो था, जो कि 1976 में होता है ना, एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया था? 1976 में आया था, ठीक है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, इसने प्रेसिडेंट के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को बना दिया था बाइंडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक बार प्रेसिडेंट को बोल दिया कि तुम ये करो, तो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट कैन नॉट क्वेश्चन द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इंटेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि आप इस बिल पर साइन करो, उसको करना पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि आप ये चीज़ करो, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स प्रेसिडेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड सेकंड चीज़, प्रेसिडेंट उनको ये नहीं बोल सकता कि आप दोबारा से देख लो कि आप जो बोल रहे हो मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता। ये किसने किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 42nd बाइंडिंग एडवाइस, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ था कि हमें पता है 1977-78 में गवर्नमेंट जो थी चेंज हो गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई थी। सो कोलिशन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 44th अमेंडमेंट लेके आई थी। जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी 44th अमेंडमेंट 1978। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि जो एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग होगी, वो तो ठीक है, बट प्रेसिडेंट जो है वो एक बार, ठीक है, एक बार गवर्नमेंट को बोल सकता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई आप जो बोल रहे हो मुझे सही नहीं लग रहा, प्लीज़ रिकन्सिडर दिस एडवाइस, प्लीज़ रिकन्सिडर दिस एडवाइस, ठीक है। कितने बार बोल सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार बोल सकता है, ठीक है। किसने कहा था? 44th अमेंडमेंट ने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है एक बार एडवाइस को रीसेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एडवाइस फॉर रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने कहा था कि रिकॉन्सिडरेशन के लिए एडवाइस को वापस भेज सकता है। एंड अगर उस रिकॉन्सिडरेशन के बाद गवर्नमेंट ने सेम एडवाइस प्रेसिडेंट को दे दी, देन प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। देन 1971 में UN राव केस आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ये केस क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इवन अगर लोकसभा को प्रेसिडेंट ने कर दिया डिज़ोल्व, ठीक है, डिसोल्यूशन मैंने पढ़ाया था आपको कल पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, वीडियो में, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने कर दिया लोकसभा को डिज़ोल्व, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगी, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगी जब तक नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाती, जब तक नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। किस केस में कहा था? UN राव केस में कहा था। ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है UPSC क्वेश्चन, ठीक है। UN राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर प्रेसिडेंट ने कर दिया लोकसभा को डिसॉल्व, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी रिज़ाइन नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कंट्री को चलाना भी तो है, इलेक्शन होना, उसका प्रोसेस ख़त्म होना, MPs का इलेक्ट होना, फिर नई गवर्नमेंट का बनना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। सो उस टाइम पीरियड तक जो आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो क्या करेगी? एज अ केयर टेकर काम करेगी, एज अ केयर टेकर काम करेगी। किसने कहा था ये? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था UN राव केस में। आई होप इट इज़ क्लियर। देन प्रेसिडेंट जो है इसी केस में कहा था, UN राव केस में ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 74 कहता है प्रेसिडेंट जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो करता है तो वो होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 74 के अंदर। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिस में रहेगी जब तक नई काउंसिल नहीं आ जाती डिसोल्यूशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज 1974 में हुआ था शमशेर सिंह केस। शमशेर सिंह केस हुआ था 1974 में। इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74। बिकॉज मैंने आपको बताया ऊपर कि 74 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट कुछ भी बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के नहीं करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं करेगा बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के, ठीक है। आर्टिकल 74 में ये वर्डिंग क्लियरली मैंशनड है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये केस गया था इमरजेंसी को लेके, ठीक है, इमरजेंसी को लेके ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देन हमारा आता है आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट वाला। मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो करेगा प्रेसिडेंट, एंड जितने भी बाकी सारे मिनिस्टर होंगे उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ PM, ठीक है। PM एडवाइस करेगा
कि आप पर्सन ए को बनाओ मिनिस्टर, पर्सन बी को बनाओ मिनिस्टर, जो पर्सन सी ऑलरेडी मिनिस्टर है इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। ये एडवाइस करेगा पीएम टू प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट को पीएम की एडवाइस माननी ही पड़ेगी इस केस में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन मैंने बताया था ऊपर कि मिनिस्टर को किसी भी इंसान को मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 मंथ के लिए, अगर वो एमपी भी नहीं है, ठीक है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर एमपी बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा से बन जाए चाहे लोकसभा से बन जाए, नो इश्यूज़। देन 1990 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, देवीलाल का केस गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि डेप्यूटी पीएम जो था उसने ली थी ओथ, ठीक है, डेप्यूटी पीएम ने ली थी ओथ, बट जो डेप्यूटी पीएम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। डेप्यूटी पीएम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही इसकी ओथ मेंशनड है, ना ही इसका ऑफिस क्या होगा, क्या टर्म्स होंगी, क्या काम होगा, क्या रोल होगा प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ भी नहीं मेंशन, ठीक है। इसीलिए केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज तब देवीलाल जो थे इनको बनाया गया था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ली थी ओथ, ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था कि यस डेप्यूटी स्पीकर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे ओथ ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मेंशन नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेप्यूटी पीएम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी सीएम, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है यूपीएससी घुमा फिरा के ऐसे ही, ये मेंशनड है, ये मेंशन नहीं है, सो इसको याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी पीएम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये तीनों मेंशन नहीं है, नॉट मेंशनड। देन आर्टिकल 75 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। अगर लोकसभा ने पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया पास, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, ये याद रखना। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है तब जो मिनिस्टर राज्यसभा जो होता है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है या नहीं, तो उसको करना पड़ता है, ठीक है, उसको भी रिज़ाइन करना पड़ता है। अब इसमें परमानेंट वाला कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कर देना कि जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ मेंबर है, ठीक है, एमपी रहेगा वो, अगर कोई इंसान राज्यसभा का मेंबर है वो एमपी तो रहेगा बट एज अ मिनिस्टर उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ मिनिस्टर ही और शी हैज़ टू रिज़ाइन। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, ये याद रखना, स्पेशली डेप्यूटी पीएम सीएम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ नॉट मेंशनड, ठीक है। लोकसभा अगर पास करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पूरी काउंसिल मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा इंक्लूडिंग मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा। लिखा कहाँ पे है, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। देन प्रेसिडेंट जो है मे नॉट ओब्लाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट लोकसभा कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को सब कुछ करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी, है ना, बट आर्टिकल 75 ये भी कहता है, 74 के बाद आर्टिकल 75 में एक एक्सेप्शन दी हुई है, कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, ठीक है, मींस लोकसभा ने पास कर दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया पास, तब क्या होगा, तब इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को कुछ करने के लिए बोल नहीं सकती, ठीक है। अगर वो बोलती है तो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है उसको मानना या फिर ना मानना, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जो मैंने ऊपर बोला था, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। सो आर्टिकल 75 कहता है प्रेसिडेंट में नॉट ओबलाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया। देन ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन, कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 कहता है जितने भी मिनिस्टर हैं काउंसिल के, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, कहीं भी हैं, चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, डजेंट मैटर, जब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है इंसान, जब तक वो पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, तब तक उसको गवर्नमेंट के डिसीज़न का, गवर्नमेंट यानी कि कैबिनेट के डिसीज़न का, जिसको ब्रेन कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको करना पड़ेगा सपोर्ट, जब तक वो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, ठीक है। देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को ओनली एंड ओनली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसा मैंने ऊपर बोला था, क्या बोला था मैंने, कि पीएम बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि इसको अपॉइंट करो, इसको हटा दो, ठीक है। सो प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंसान को एज अ मिनिस्टर ना हटा सकता है ना ही अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना, जो भी जिसको भी मिनिस्टर बनाया जाएगा एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, वो सभी बनेंगे किसके एडवाइस पे? पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। एंड अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है पास, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है पास, तब क्या होगा? तब मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अभी अभी एक हाउस में हो गया पास, ठीक है, मतलब पास होने के प्रोसेस में है, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होता है ना, अभी प्रोसेस में है। सो इसी के बीच में अगर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन, अकेले प्राइम मिनिस्टर ने, तब क्या होगा? तब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसका रेजिग्नेशन बन जाएगा वो, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ पीएम ने रिज़ाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगी, अपने आप गिर जाएगी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट गिर गई। इसको ये सिंपल टर्म्स में हम ये बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या है? जब आई थिंक इन 1998 में हुआ था मे बी, है ना। 1998 में क्या हुआ था? जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब यू कैन से 99% पास हो गया था, ठीक है। 1% ही बचा था उसका प्रोसेस जो होता था ऑफिशियल प्रोसेस। तो उन्होंने तब कर दिया था रिज़ाइन, ठीक है, उन्होंने कर दिया था रिज़ाइन, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तब क्या हुआ था? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी, उनकी जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी उन्होंने, वो पूरी की पूरी कर गई थी कोलैप्स, पूरी की पूरी कर गई थी कोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर पब्लिक एक्ट काउंटर साइंड बाय मिनिस्टर लाइक यूके। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आर्टिकल 75 बोलता है कि जितने भी बिल बनते हैं, है ना, बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर बनता है एक्ट, उसके ऊपर साइन होता है प्रेसिडेंट का, है ना। सो इसके बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही साइन होता है, ठीक है। मिनिस्टर का साइन नहीं होता, किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई और मिनिस्टर हो, ठीक है, उसका साइन नहीं होता। सो इसीलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी मिनिस्टर की काउंटर साइन करना किसी बिल को टू बिकम एन एक्ट। बट यूके में ये चीज़ होती है, ठीक है। यूके में क्या है? अगर आपको क्वीन के साइन चाहिए किसी बिल को लॉ बनाने के लिए, तो क्वीन के साथ साथ साइन होते हैं मिनिस्टर के, ठीक है, क्वीन के साथ साथ मिनिस्टर के भी साइन होते हैं। मूविंग नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आता है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद आता है हमारा डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, होम मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, है ना, इसमें उनके मेंबर होते हैं, ठीक है। होम, डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, इनमें वो वाले जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सिर्फ उनके मेंबर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है, इसमें एक तो होता है वो मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो वो मिनिस्टर होता है मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज, ठीक है। सो एक होता है वो मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ये तो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, प्रेजेंटली एक फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, एंड एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, उनका नाम नहीं मुझे याद। सो दो मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड उनका काम क्या है? जो सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो एक डिपार्टमेंटल हेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, है वो मिनिस्टर ही बट डिपार्टमेंटल हेड है। सो
एक मिनिस्टर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट में जो डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड होता है, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, वो होता तो किसी मिनिस्ट्री के साथ ही है, बट वो उसके अंदर नहीं काम करता, वो अलग से काम करता है, ठीक है। उसको एक अलग से डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सिंपल। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है ना, इसको कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं दिया जाता, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, ठीक है। एंड ना ही ये कैबिनेट के पार्ट होते हैं, ऊपर बताया ना मैंने कैबिनेट मिनिस्टर, ना ही ये कैबिनेट के पार्ट होते हैं, कैबिनेट के पार्ट ये भी नहीं होते, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट के पार्ट नहीं होते, बिकॉज कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ वही मिनिस्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस हो गया, होम हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है इनको अटैच कर दिया जाता है किसी मिनिस्टर के साथ या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ जो डिपार्टमेंट को संभालते हैं। देन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है। कब लास्ट अपॉइंट हुए थे, लास्ट ये हुए थे जब फर्स्ट फेज था राजीव गांधी गवर्नमेंट का, तब, ठीक है। राजीव गांधी गवर्नमेंट का जब फर्स्ट फेज था तब ये हुए थे अपॉइंट, ठीक है, 1985 के आसपास, है ना, 1985 से लेके 89 तक, ठीक है। सो जब फर्स्ट फेज था तब ये हुए थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट। सो यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ काउंसिल इन कैबिनेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो काउंसिल होती है इसमें काउंसिल ना डेली मीट नहीं करती, डेली नहीं मिलती, ठीक है, डज नॉट मीट एज अ बॉडी, काउंसिल एज अ बॉडी नहीं मिलती, बट जो कैबिनेट होता है वो मिलती रहती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया टू टू गिव ग्रांट टू बिहार, या कैबिनेट डिसीजन लिया टू मूव दिस बिल, टू मूव दिस अमेंडमेंट। सो कैबिनेट जो है मिलता रहता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। देन काउंसिल जो होती है, काउंसिल का कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता, ठीक है, बट कैबिनेट का कलेक्टिव फंक्शन होता है, ओके। देन काउंसिल जो होती है, दिस इज काउंसिल, ठीक है, दिस इज कैबिनेट, ठीक है, दिस इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दिस इज डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, दिस इज डेप्यूटी मिनिस्टर। सो काउंसिल इज़ अ बिगर टर्म, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर तरह के मिनिस्टर आ जाते हैं, बट कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। देख जितनी भी पावर होती है कैबिनेट के पास वो रेल में होती है, ठीक है, वो रेल में होती है, ठीक है। कैबिनेट के पास ही सारी पावर होती है एक्चुअल में, बट जो काउंसिल है उसके पास इन थ्योरी पावर होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है काउंसिल के पास सारी पावर है, बट एक्चुअल में उस पावर को एक्सरसाइज कौन करता है, कौन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करता है, कौन चलाता है, दैट इज़ कैबिनेट, ठीक है, वो हमारा कैबिनेट है। देन जो काउंसिल होती है इसके फंक्शन कौन डिटर्मिन करता है, काउंसिल को फंक्शन डिटर्मिन करता है कैबिनेट, ठीक है, जो ये है, ठीक है, कैबिनेट डिटर्मिन करता है काउंसिल के फंक्शंस, बट कैबिनेट क्या करता है, कैबिनेट करता है कंट्रोल काउंसिल को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो काउंसिल होता है ना, दिस इज़ काउंसिल, ठीक है, जैसे फिर से वही बना देते हैं, ये कैबिनेट है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये है अपना डेप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट है ना इसको बोला जाता है ब्रेन, ठीक है, ये हमारा है ब्रेन, ये हमारा माइंड है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का माइंड कौन है, कैबिनेट माइंड है, ठीक है, मीन्स ये उसको चलाता है। देन काउंसिल करता क्या है, काउंसिल जो है ना वो कैबिनेट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, मीन्स ब्रेन ने डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंट करेगी पूरी बॉडी, ठीक है। देन कैबिनेट क्या करता है, सुपरवाइज करता है काउंसिल को। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा में, जो कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में, हाँ ना, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। एंड ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कौन करता है, इसको इंश्योर करता है हमारा, इसको इंश्योर करता है हमारा कैबिनेट, इसको हमारा कैबिनेट इंश्योर करता है। देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा मैंने बताया आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस पीएम प्रेसिडेंट, ठीक है, एड एंड एडवाइस एंड प्रेसिडेंट। देन जो ये हमारा जो कैबिनेट वर्ड था, जो कैबिनेट वर्ड था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा उसमें ये नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया जो 44th अमेंडमेंट था जो मैंने ऊपर बताया था,
44th अमेंडमेंट 1978 ने कैबिनेट वर्ड को इंसर्ट किया था। ठीक है, कैबिनेट वर्ड को क्या किया था, इंसर्ट किया था। कहाँ पे किया था, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 किससे डील करता है, ये डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, ये हमारा नेशनल इमरजेंसी डील करता है आर्टिकल 352। ठीक है, सो अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि कैबिनेट वर्ड जो है सिर्फ आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है, देन दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर ओनली वर्ड यूज़ करता है फिर भी करेक्ट होगा। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। कैबिनेट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर लिखा है, एंड दैट इज़ आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक, इसने वर्ड लिख दिया कैबिनेट, जो कि अपॉइंट होंगे अंडर आर्टिकल 75। ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, बट उसने डिफ़ाइन नहीं किया कैबिनेट की पावर्स क्या होंगी। ठीक है, सो ये समझ लो। सो कैबिनेट वर्ड मेंशन कहाँ पे है, आर्टिकल 352 में मेंशन है। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, नहीं था। कब ऐड हुआ, 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। कहाँ पे ऐड हुआ, आर्टिकल 352 में ऐड हुआ। क्या इसकी पावर्स डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जस्ट ये कहा है जो मिनिस्टर आर्टिकल 75 में अपॉइंट होंगे वो मेंबर होंगे कैबिनेट के। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज यहाँ पे या size and classification of ministers is not mentioned in constitution, it is based on British system। जैसा मैंने बताया था, किसी भी तरह का मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन एंड साइज़ जो है वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, बट ये नहीं कहता कौन से मिनिस्टर होंगे भाई, किस टाइप के मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, डेप्यूटी होंगे, ये नहीं बताता। ये सब चीज़ें हमने जो ब्रिटिश सिस्टम है वहाँ से फॉलो की हैं। ठीक है, वहाँ से फॉलो की हैं ये चीज़ें। देन मिनिस्टर्स की जो क्लासिफिकेशन थी कि डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, इसको लेजिस्लेटिव सेंशन कब मिली, इसको लेजिस्लेटिव सेंशन मिल चुकी है। यानी कि जो मैंने बताया था ना, सैलरीज एक्ट था हमारा, सैलरीज एक्ट था ना हमारा 1971 वाला। सो उसके अंदर मिनिस्टर्स जो थे उनको लेजिस्लेटिव सेंशन मिली थी। ठीक है, उसमें डिफ़ाइन किया गया था कि डेप्यूटी मिनिस्टर ये होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये होगा, उसकी सैलरी ऐसे होगी। ठीक है, उसमें बोला गया था, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है ये सैलरीज एक्ट 1952 के अंदर आता है। ठीक है, सैलरीज एक्ट 1952 के अंदर आता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये शायद मैंने 1971 वाला कोई और एक्ट को गलत से मिस अंडरस्टूड कर लिया, प्लीज़ करेक्ट इट, इट इज़ 1952। 1971 में भी कोई एक्ट आया था, आई थिंक दैट वाज रिलेटेड टू ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, या दैट वाज रिलेटेड टू ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर जो था, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था, ये फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था सैलरीज एक्ट 1952 में। पूछ सकते हैं आप यूपीएससी, सो कीप दिस इंपॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड। देन मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड, किसी भी नाम से बुलाया जा रहा है उनको, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जा रहा है, उनको डेप्यूटी मिनिस्टर बोला जा रहा है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं देन वो मिनिस्टर है। किसने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा था। देन ये कहा था सैलरीज एक्ट ने, ये कहा था हमारे सैलरीज एक्ट ने। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। देन कैबिनेट, कैबिनेट वही जो मैंने बोला था कि कैबिनेट जो होता है वो काउंसिल का ब्रेन होता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, एंड इसकी एडवाइस होती है बाइंडिंग। ठीक है, इसकी एडवाइस होती है बाइंडिंग, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है एडवाइस को रिकॉन्सिडरेशन के लिए, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद होगी बाइंडिंग। देन इट इज़ चीफ क्राइसिस इन मैनेजर एंड डील करता है हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये ऑलरेडी पूछी हुई है। ठीक है, यूपीएससी ने ऐसी डिटो स्टेटमेंट डाल दी थी क्वेश्चन में। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है, डील करता है हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से। देन जितने भी मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं कंट्री के, ठीक है, गवर्नमेंट के, उसको कौन डील करता है, उसको कैबिनेट डील करता है। बिकॉज काउंसिल एज सच इज़ अ मेजर बॉडी, काफ़ी बड़ी बॉडी होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है।
जो कैबिनेट होता है इसमें सिर्फ ज़रूरी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। सो दैट्स वाई ये फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है, मेजर डिसीजन लेती रहती है। देन कैबिनेट जो है सुप्रीम अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी भी पावर है इसके अंदर वेस्टेड होती है। काउंसिल ही, जो कैबिनेट है हमारा, वो क्या करता है, कैबिनेट ही कंट्रोल करता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके ऊपर कौन अपॉइंट होगा उस चीज़ को। आपने सुना होगा कि कैबिनेट ने डिसाइड किया कि फाइनेंस मिनिस्टर ये बनेगा, है ना, ऐसा न्यूज़ में आता होता है। सो वो डिसाइड करता है कैबिनेट। देन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको शेप कौन करता है, हमारा कैबिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल बॉडी होती है जिसमें हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड क्लोज इन्फ्लुएंशियल कोलीग्स होते हैं पीएम के, ठीक है। पीएम के क्या होते हैं, क्लोज इन्फ्लुएंशियल कोलीग्स। यानी कि इसमें कौन कौन हो सकता है, इसमें कौन कौन हो सकता है, इसमें एक तो हमारे मिनिस्टर हो सकते हैं एंड इसमें आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आउटसाइडर भी हो सकते हैं, पीएम का कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है। सो किचन कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है, ये पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। एक इनफॉर्मल सी बॉडी होती है, मींस उन लोगों की बॉडी होती है जिसको जो प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रस्ट करता है, ठीक है, जिसको ट्रस्ट करता है, जिसके काफ़ी क्लोज है, वो मेंबर होते हैं। एंड इसमें कोई भी हो सकता है, चाहे फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है कोई, चाहे मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट, लेट मी इरेज दिस, या सो किचन कैबिनेट, इसको इनर कैबिनेट बोलते हैं, कहाँ पे, यूएस में एंड ब्रिटेन में, ठीक है। यूएस एंड ब्रिटेन यानी कि यूके में इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है। ये जो है किचन कैबिनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल कब था, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तब था प्रीवियस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। एंड किचन कैबिनेट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। देन होती है हमारी कैबिनेट कमेटीज़, कैबिनेट की कमेटीज़। जो कैबिनेट होता है, ठीक है, कैबिनेट होता है ये अपनी अलग अलग कमेटीज़ बताता है, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड बना देगा, ठीक है, पार्लियामेंट अफेयर्स रिलेटेड बना देगा, डिफेंस रिलेटेड बना देगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो मैंशनड नहीं है, ठीक है। कैबिनेट कमेटीज़ आर नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देम, ठीक है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, कहाँ के रूल्स ऑफ बिजनेस, जो गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं कि कैबिनेट की कमेटीज़ होंगी, ठीक है। कैबिनेट की कमेटीज़ होंगी, वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा। दैट इज़ वाई दीज कमेटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये कमेटीज़ भी एड होक भी होती हैं एंड स्टैंडिंग भी होती हैं। एड होक का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाई जाएंगी, जब वो पर्पस ओवर हो जाएगा तब इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। स्टैंडिंग क्या होती है, ये परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है। देन इसको सेटअप कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर सेटअप करता है कैबिनेट कमेटी को। कोई फिक्स नंबर नहीं होता है इसका, ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता। जनरली 3 से 8 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। मेंबर का मतलब है मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। 3 से 8 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, बट कोई फिक्स नंबर नहीं होता। सेटअप कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, प्रेसिडेंट सेटअप करता है कैबिनेट कमेटीज़, ठीक है। दैट वुड बी रॉन्ग, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। इसको सेटअप करता है प्राइम मिनिस्टर। देन यूजुअली इसमें होता कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बट जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी मेंबर इसके बन सकते हैं, ठीक है। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बस कैबिनेट कमेटी लिखा है तो कैबिनेट के ही मेंबर बनेंगे। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी इसके मेंबर बन सकते हैं एंड बनते भी हैं, ठीक है। सो इसको याद रखना, कैबिनेट कमेटी में नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी मेंबर बन सकते हैं। देन इसमें इट इंक्लूड्स मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट प्लस अदर मिनिस्टर एज पर पीएम से विश। जैसा कि मैंने कहा, पीएम जिसको चाहे इसका मेंबर बना सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट के मेंबर ही इसके मिनिस्टर होंगे, ठीक है। एंड मोस्टली जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, ये हेड की जाती हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट कुछ कमेटीज़ होती हैं जिसको कोई और हेड करता है, ठीक है, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो हेड कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर पीएम उस कमेटी का मेंबर है तब पीएम जो है उसको हेड करेगा, ठीक है। बिकॉज पीएम क्या होता है, कैबिनेट या फिर काउंसिल का लीडर। अगर लीडर किसी ग्रुप में किसी जगह पे प्रेजेंट है, देन लीडर विल हेड दैट पोजीशन, ठीक है। देन ये जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं करती क्या हैं,
ये एक तरह का ना इशू को सॉर्ट आउट करती है, ठीक है। पॉलिसी पॉलिसीज़ को बनाती है, डिसीज़न लेती है। उसके बाद क्या होता है, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी यूनिट है, ठीक है, कैबिनेट कमेटीज़। ये कैबिनेट के काम को आसान बनाती हैं, ठीक है। प्रपोजल रखेंगी, डिसीजंस लेंगी, बिल फॉर्मुलेट करेंगी, है ना। उसके बाद जो कैबिनेट है एज अ होल इसके डिसीजन को कंसीडर करेगा मीटिंग में, ठीक है। इसके डिसीजंस को करेगा कंसीडर। देन मूविंग नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट क्या है हमारे पास। एट प्रेजेंट हमारे पास है टोटल 8 कमेटीज़, ठीक है। मैक्स टोटल 8 कमेटीज़ हैं एट प्रेजेंट। एंड ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ रखा है प्रीलिम्स में, ठीक है। इवन सीएपीएफ में भी पूछ रखा है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी कमेटीज़ हैं, 8 कमेटीज़ हैं। जो कमेटी है ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ऑन अपॉइंटमेंट, ये 3 कमेटीज़ को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन तीनों को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, एंड सिर्फ इन तीनों को ही हेड करता है, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर एंड अपॉइंटमेंट, PEA, ठीक है। PEA, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। जो सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी, इसको कौन हेड करता है, सिक्योरिटी को हेड करता है हमारा डिफेंस मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट्री अफेयर होती है इसको करता है होम मिनिस्टर। जो अकोमोडेशन होती है इसको अगेन कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट स्किल, इसको कई बार फाइनेंस मिनिस्टर कर लेती है, कई बार इंडस्ट्री मिनिस्टर कर लेते हैं। सो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं मैंशनड, ये हुआ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्यों बनाए जाते हैं, अगेन जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। कैबिनेट इज़ अ बिग यूनिट। इसके अंदर बना दिया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को इकट्ठा करके बना दिया कि भाई तुम इस इशू के ऊपर काम करो, ठीक है। ये डिसीज़न लेगा कैबिनेट के बिहाफ पे। बाद में कैबिनेट क्या करेगा, इसके डिसीज़न को कंसीडर करेगा, ठीक है, कि इसने सही डिसीज़न लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है। एंड ये एडहॉक होते हैं इन नेचर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एडहॉक होते हैं, मतलब कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई इशू आएगा तब हम इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बना लेंगे, फॉर्मुलेट कर देंगे। सेकंड, ARC रिपोर्ट जो थी हमारी 2009 में जो पब्लिश हुई थी, सेकंड ARC रिपोर्ट ने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको सेलेक्टिवली यूज़ करना चाहिए टू इंक्रीज़ इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। ये CAPF में नहीं पूछेगा, ये मेंस के लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कब कब होती है। एक तो अगर PM ने रिज़ाइन कर दिया, अगर अकेले PM ने कर दिया रिज़ाइन, तब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी कोलैप्स, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है PM की इन ऑफिस, अगर PM की हो गई डेथ एंड जो पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी है उसने अपना लीडर डिसाइड नहीं किया, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी कोलैप्स, ठीक है। सो डेथ पे कोलैप्स हो जाएगी, एक हो जाएगी डेथ पे कोलैप्स, दूसरी हो जाएगी रेजिग्नेशन पे। सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, इसको याद रखना, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स होगी अगर हो जाती है डेथ PM की, अगर PM ने कर दिया रिज़ाइन, तब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी अपनी कोलैप्स। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ वी हैव अपना प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक बात करता है प्रेसिडेंट की, ठीक है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं मैंने बताया प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होती है। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको, जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होती, ठीक है। पार्लियामेंट के पास अपनी अलग से प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होती। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है प्रेसिडेंट पहले नंबर पे, उसके बाद आएगा वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आएगा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन आएगा हमारा अटॉर्नी जनरल। तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस, 5 पर्सनस, 5 बॉडीज़ आती हैं हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल,
ठीक है, ये 5 लोग आते हैं। देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इसका इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, ठीक है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें एक पेपर होता है, नॉमिनेशन पेपर 1 2 3 4 करके ऐसे ऑर्डर दिया होता है। सो उस पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं, वो लिख के आपको इसमें इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगी वो इलेक्ट हो जाता है। सो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा के भी एंड राज्यसभा के भी। ठीक है, जितने भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं होगा, जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं दोनों हाउसेस के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं हर स्टेट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जितने भी इलेक्टेड एमएलए होते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं, मैंने बताया था ना राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, सो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सो नॉमिनेटेड एमपी कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनेटेड एमएलए जो है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता। एंड एमएलसी जो है, एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे नॉन इलेक्टेड है। एंड नॉमिनेटेड एमएलए जो होते हैं दिल्ली पुडुचेरी के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ ये समझ लो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। जो एक एमएलए है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? सो हम क्या करते हैं, हम उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, हम मान लो स्टेट ले लेते हैं यूपी, ठीक है, ठीक है, यूपी की मान लो जितनी भी पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे अराउंड मान लेते हैं 20 करोड़, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस के साथ। जो इलेक्टेड एमएलएस होंगे, इलेक्टेड एमएलए से हम कर देंगे डिवाइड, किसको? टोटल पॉपुलेशन को स्टेट की। उसके बाद इसको कर देंगे 1000 कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर दिया, इसके बाद 1000 के साथ कर दिया हमने मल्टीप्लाई। फिर क्या आएगा? फिर जो वैल्यू आएगी उस स्टेट के जितने भी एमएलएज होंगे इलेक्टेड, उनकी वो वैल्यूज़ होगी, इंडिविजुअल की, है ना, इंडिविजुअल की वो वैल्यू होगी। ठीक है, 1000 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई इन केस ऑफ एमएलए। ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, जो एमपी है अब उसकी वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जितने भी एमएलएज हैं, जितनी भी स्टेट्स कंट्री में हैं, उन सब एमएलएज की जो हमने वैल्यू निकाली है इलेक्टेड एमएलएज की, उसको हम कर देंगे टोटल। ठीक है, ये यूपी के एमएलए हो गए, ये बिहार के एमएलए हो गए, ये छत्तीसगढ़ के हो गए, ये पंजाब के हो गए, दिल्ली के हो गए, सब इलेक्टेड एमएलएज की वैल्यूज़ को कर देंगे क्लब। जो टोटल बन जाएगा हमारा, ठीक है, जो टोटल बन जाएगा हमारा, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड एमपी से। जितने भी टोटल एमपीज़ हैं हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा में, उनसे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, एंड जो नंबर आएगा वो वैल्यू होगी हर एमपी की। एंड जो एमपी की वैल्यू होती है लोकसभा की एंड राज्यसभा की, वो होती है सेम। ठीक है, बट एमएलएज की वैल्यू जो होती है ना, जो यूपी का एमएलए है एंड जो बिहार का एमएलए है, उन दोनों की वैल्यू ऑफ वोट होगी अलग अलग। ठीक है, दोनों की वैल्यू ऑफ वोट होगी अलग अलग, यूपी के एमएलए की एंड बिहार के एमएलए की। ठीक है, बट जो राज्यसभा का एमपी है, राज्यसभा वाला एमपी एंड लोकसभा वाला एमपी जो है, उसकी वैल्यू होगी सेम। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी सेम। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड जो 1000 वाला था वो मल्टीप्लाई करते थे एमएलए के केस में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एमपी के करते थे, ये करते थे सिर्फ और सिर्फ एमएलए के केस में। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा की वैल्यू इक्वल होती है लोकसभा की वैल्यू के। देन कैंडिडेट सिक्योरिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो जीत जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है? अगर 100 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, एंड किसी के पास 51 वोट्स हो जाता है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, अगर 100 लोग ने वोट किया है तो उस जिसके पास 51 वोट्स होंगे उसका मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो जीत जाएगा। देन जीतने के लिए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर फिक्स्ड इलेक्टोरल कोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एमपीज़ एंड एमएलएस आपको इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई जो इलेक्टोरल कोटा इलेक्शन कमीशन बनाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है
कि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि आपके पास कम से कम इतने हज़ार, मान लो 1000 वोट्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल दिया। सो वो मैंडेटरी होगा आपके लिए। अगर आपके पास हो जाता है उतना तो आप जीत जाओगे, ठीक है। इलेक्टोरल कोटा जो होता है, इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है। जितनी भी वैलिड वोट्स एमपीज़ एंड एमएलएज़ के द्वारा, एमपीज़ एंड इलेक्टेड एमएलएज़ के द्वारा पोल की गई हैं, यानी वोटिंग की गई है, ठीक है, उनका टोटल कर लेंगे, नंबर जितना भी होगा उसका, उसको डिवाइड करेंगे 1+1 से, यानी 2 से, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको फिर से 1 में ऐड कर देंगे, उसको 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो जो निकल के आएगा वो होगा हमारा इलेक्टोरल कोटा, ठीक है, वो होगा हमारा इलेक्टोरल कोटा, ठीक है, होगा हमारा इलेक्टोरल कोटा। आई होप इट इज़ क्लियर। देन मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं, दे गेट ओनली 1 बैलेट पेपर। जैसे मैंने बताया था ना, एक बैलेट पेपर होता है, बॉक्स में डालना होता है, उसमें 1 2 3 4 इसमें प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं पहली प्रेफरेंस पर्सन ए को दूंगा, दूसरी पर्सन बी को, तीसरी सी को, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल इसका मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल का मतलब है, अगर मैंने कैंडिडेट ए को वोट देना था, ठीक है, मैंने पहले नंबर पर नाम लिखा था कैंडिडेट ए का, बट उसको जो इलेक्टोरल कोटा है वो मिला नहीं, मिनिमम जो चाहिए था, ठीक है, तो जो मेरा वोट है वो किसको चला जाएगा? कैंडिडेट बी को चला जाएगा, ठीक है। अगर बी को भी उतनी सीट्स नहीं मिली, मतलब उतनी वोट नहीं मिली इलेक्टोरल कोटा वाली, तो चला जाएगा सी को, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देन मूविंग नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है यूनियन को एंड स्टेट्स को इक्वली, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स को इक्वली, ठीक है। अगर ऑप्शन आया आपको कि प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को एंड जो गवर्नर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, देन दैट वुड बी रॉन्ग, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट क्यूमुलेटिवली दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, ठीक है, इवन फॉर हिज और हर पर्सनल एक्ट्स, ठीक है, इवन फॉर हिज और पर्सनल एक्ट्स, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट ने कर दिया किसी को किल कर दिया, ठीक है, लेट्स अज्यूम एक्सट्रीम केस, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कर दिया किसी को किल, गन से कर दिया शूट, ठीक है, फिर भी आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही जेल में डाल सकते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। बट आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है? जिसमें आपको फ़ाइन पे करना होता है सिर्फ। सिविल प्रोसीडिंग में आपको सिर्फ फ़ाइन पे करना होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको जेल भी हो जाती है, ठीक है, क्रिमिनल में आपको जेल हो जाती है एंड जो सिविल होता है उसमें सिर्फ आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। सो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप सिविल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हो 2 मंथ का नोटिस देने के बाद, 2 महीने का आप नोटिस दोगे, ओनली एंड ओनली फॉर हिज पर्सनल एक्ट, ये भी याद रख लो, ठीक है, सिर्फ उसके पर्सनल एक्ट के लिए। प्रेसिडेंट ने पर्सनली आपको, मान लो कुछ प्रेसिडेंट ने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट ने टैक्स पे नहीं किया, सो आप क्या कर सकते हो? आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो हमारा वो होता है टैक्स वाला ट्राइब्यूनल होता है, वहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हो 2 महीने का नोटिस देने के बाद, ठीक है, ओनली फॉर इस पर्सनल एक्ट। ऑफिशियल एक्ट के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये लिखा कहाँ पे हुआ है? आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, आर्टिकल 361 में ये चीज़ लिखी हुई है। मूविंग नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आप होने चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिटीज़न ऑफ इंडिया सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ लिखा हुआ है सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये नहीं बताया कि बाय बर्थ होना चाहिए, बाय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बाय नेचुरलाइजेशन होना चाहिए, बाय डिसेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। सिर्फ ये कहा गया है कि आप सिटीज़न हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। सो अगर आप यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हैज़ टू बी बोर्न, अ पर्सन हैज़ टू बी बोर्न इन इंडिया टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, दैट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी पूछ रखा है क्वेश्चन। सो सिंपल आप सिटीज़न होने चाहिए, चाहे आप सिटीज़न बाय बर्थ बन रहे हो, चाहे रजिस्ट्रेशन बन रहे हो, चाहे डिसेंट बन रहे हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है।
वो मैटर नहीं करता। देन आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आप 35 ईयर के होने चाहिए। आप 35 ईयर के होने चाहिए टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। एंड आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। सिर्फ क्वालिफ़िकेशन कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि आप लोकसभा का मेंबर होने चाहिए, ठीक है। सो आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो आप फुलफ़िल करते होने चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, ठीक है, बट ये एक्सप्लेन्ड नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है। इसका मतलब नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, क्या आएगा, कुछ भी नहीं बताया। जस्ट ये कहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ना यूनियन के अंदर, ना स्टेट के अंदर, ना किसी अथॉरिटी के अंदर। सो ये थी अपनी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर है यूनियन का या फिर स्टेट का, गवर्नर है स्टेट का, प्रेसिडेंट है ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, ठीक है। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। कहाँ लिखा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिस्टर यूनियन लेवल का, मिनिस्टर स्टेट लेवल का, गवर्नर किसी भी स्टेट का, प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी है, ठीक है, मान लो ऑलरेडी प्रेसिडेंट कोई है, उसकी टर्म ख़त्म होने वाली है, सो वो रिलेक्ट होगा, है ना, रिलेक्ट होने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो क्वालिफाइड है। देन वाइस प्रेसिडेंट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, ठीक है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाता। इट मीन्स ये लोग जो हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अगर कोई मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन को फाइल कर सकता है। देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू प्रेसिडेंट ऑफिस मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 एज अ सेकेंडर, ठीक है। इट मीन्स अगर आप नॉमिनी बनना चाहते हो, ठीक है, नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी बनना चाहते हो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो आपको 50 इलेक्टर, इसका मतलब क्या है, 50 एमपीज़ या फिर 50 एमएलएस जो इलेक्टेड हैं, या फिर इन दोनों का टोटल, ठीक है, इन दोनों का टोटल। सो 50 इलेक्टर एज अ प्रपोजर एंड 50 एज अ सेकेंडर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो ही आपका नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। देन 15,000 रुपीज़ जो भी इंसान, जो भी पर्सन एज अ नॉमिनी बन रहा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो क्या करेगा, वो 15,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी देगा आरबीआई को, ठीक है। एंड आरबीआई ये 15,000 को कर लेगा फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब क्या आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना, ठीक है, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट फेल हो जाता है 1/6 वोट के लिए, अगर उसको टोटल जितनी वोट्स डली हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, उसका 1/6 अगर उसको नहीं मिलता, तो जो आरबीआई है ये 15,000 रुपीज़ को जो सिक्योरिटी होती है उसको कर लेता है फॉरफिट। देन ओथ, जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे, ठीक है, वो एडमिनिस्टर करता है। ओथ में क्या होता है? ओथ में होता है फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा प्रेसिडेंट ऑफिस को, प्रिजाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एंड करेगा डिफेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डिवोट करेगा अपने आप को, डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमसेल्फ हरसेल्फ टू सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने डिफेंड वर्ड को अंडरलाइन क्यों किया है, ठीक है, डिफेंड वर्ड को अंडरलाइन क्यों किया है, मैंने डिफेंड वर्ड को इसलिए अंडरलाइन किया है यहाँ पे, बिकॉज जो ओथ है दो लोगों की, एक हो गया अपना प्रेसिडेंट, एक हो गया अपना गवर्नर, सिर्फ इन दोनों की ओथ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की बात की गई है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों की ओथ के अंदर, ना किसी मिनिस्टर को डिफेंड, ना किसी मिनिस्टर की ओथ के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना, ना ही हमारे चीफ जस्टिस को, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ दो लोग डिफेंड करते हैं एज़ पर देयर ओथ। वो कौन है? एक प्रेसिडेंट है, दूसरा अपना गवर्नर है, दूसरा अपना है गवर्नर। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। देन एक्टिंग प्रेसिडेंट या फिर जो पर्सन डिस्चार्ज कर रहा है प्रेसिडेंट के फंक्शन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसके पास सेम पावर्स होंगी जो कि प्रेसिडेंट के पास होगी, एंड उसको सेम ओथ लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली और डिट्टो लेनी पड़ेगी उसको,
देन कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ही और शी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा मैंने बताया था कि वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी पर्सन जो मेंबर था वो इलेक्ट हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपनी सीट को वेकेट कर दिया है, ठीक है, उस हाउस में। मान लो कोई राज्यसभा का एमपी है या फिर लोकसभा का एमपी है या फिर एमएलए है, वो हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपनी उस सीट को कर दिया वेकेट। देन ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसा मैंने बोला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता। देन ही और शी इज़ एंटाइटेड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, बिना रेंट दिए प्रेसिडेंट को क्या मिलेगा, ऑफिशियल रेजिडेंट मिलेगी, प्रेसिडेंट को मिलेगा ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगी, प्रेसिडेंट पैलेस मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन मिलेगा प्रेसिडेंट को बिना रेंट के, ठीक है। देन ही और शी इज़ एंटाइटेड टू सच एमोलूमेंट्स प्रिविलेजेस, जो डिटर्मिन करेगी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट जो भी प्रिविलेजेस देगी प्रेसिडेंट को वो डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। देन प्रेसिडेंट की जो भी अलाउंसेस होंगी, सैलरी होगी, एमोलमेंट्स होगी, प्रिविलेजेस होगी, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, मींस कम नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज और हर टर्म, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट की टर्म प्रेसिडेंट की जो पास प्रिविलेजेस हैं उसको कम नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट की सैलरी करंटली 5 लाख है, ये ज़रूरी नहीं है, पेंशन 50% मिलती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको हाउस कार अप टू 1 लाख पर मंथ पर एनम मिलता है। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जो उसकी स्पाउस होती है या होता है, उसको मिलता है 50% ऑफ द पेंशन, हाउस कार अप टू 20,000 रुपीज़ पर ईयर। देन टर्म कितनी होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की टर्म दी हुई है 5 साल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ईयर लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफिस को 5 साल के बियॉन्ड भी होल्ड कर सकता है, अगर अगर कोई नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता जब तक, ठीक है, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट, मान लो 5 साल टर्म थी वो होगी 2024 में कंप्लीट, ठीक है, बट अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ अगले प्रेसिडेंट के लिए या फिर किसी वजह से इलेक्शन रुक गया, ठीक है। सो प्रेसिडेंट जो होगा करंटली वो बियॉन्ड 5 ईयर यानी कि 6 साल 7 साल के लिए भी होल्ड कर सकता है ऑफिस को, जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ जाती। देन इज़ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकालना, ठीक है, प्रेसिडेंट को हटा देना उसकी पोस्ट से। सो ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आप किसी पर्सन को मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव कर सकते हो फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे लिखा है ये लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल कौन सा है इसका, इसका आर्टिकल है अपना आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 में लिखा है प्रेसिडेंट जो है उसको इम्पीच किया जाएगा। देन इम्पीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस में की जा सकती है इनिशिएट, चाहे राज्यसभा में इनिशिएट कर दो चाहे लोकसभा में कर दो, मीन्स उसका जो प्रपोजल है रेजोल्यूशन है किसी भी हाउस में मूव किया जा सकता है। देन इम्पीचमेंट चार्ज जो है वो साइन किए जाएंगे 1/4 मेंबर्स के द्वारा उस हाउस के, ठीक है, जो चार्जेस को फ्रेम कर रहा है, एंड 14 डेज़ का प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा, एंड किसी भी हाउस में चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा उसके 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन को करेंगे साइन, सपोर्ट करेंगे इसका मतलब, ठीक है। देन आफ्टर इम्पीचमेंट, जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन एक हाउस पास कर देगा किसके साथ, मेजोरिटी के साथ, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, जो कि होगी 2/3 ऑफ द मेंबर टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस जो उसको सेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, उसकी मेजोरिटी प्लस 2/3 मेंबरशिप जो मेंबर प्रेजेंट है एंड वोटिंग है, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट अदर हाउस जो है वो फिर इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, एंड प्रेसिडेंट के पास राइट टू अपेयर होता है इन सच जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें उसके दौरान, ठीक है। एंड अगर दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मतलब कि टोटल मेंबरशिप जो है उस हाउस की उसकी मेजोरिटी, ठीक है, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितने मेंबर उस टाइम जो हमारी मीटिंग है उसमें प्रेजेंट है उसका 2/3, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अगर वो भी सपोर्ट कर देगी दूसरे हाउस में तो प्रेसिडेंट हो जाएगा इम्पीच, ठीक है, एंड जब प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा तब इमीडिएटली प्रेसिडेंट
अपने ऑफिस से हट जाएगी या फिर हट जाएगा, ठीक है। एंड जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है ये क्वाजी जुडिशियल है, ठीक है, क्वाजी जुडिशियल है। MIP का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने अपनी लिखा हुआ है। जो नॉमिनेटेड MPs होते हैं ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इम्पीचमेंट में। हमने ऊपर पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है तब नॉमिनेटेड MPs जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है, अब हमने प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है तब जो हमारे नॉमिनेटेड MPs होते हैं दोनों हाउसेस के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड जितने भी इलेक्टेड MLAs होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इम्पीचमेंट में, जबकि वो पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में। ये चीज़ों को याद रखना, ठीक है। जितने भी इलेक्टेड MLAs थे जो पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में, वो इम्पीचमेंट में यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, ठीक है। देन वैकेंसी, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे आ सकती है? या तो प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर होगी यानी कि 5 साल हो गए पूरे, या प्रेसिडेंट की हो जाती है डेथ, या प्रेसिडेंट ने कर दिया रिज़ाइन, या फिर प्रेसिडेंट को हमने उतार दिया उसकी पोस्ट से बाय डूइंग इम्पीचमेंट मोशन, या फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वॉइड, ठीक है। इसके थ्रू होगी प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट। देन जब वैकेंसी इज़ ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, जब भी प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर होने वाली है, ठीक है, जब टर्म एक्सपायर होने वाले केस में प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट हो रही है तब इलेक्शन जो है टर्म पूरी होने से पहले हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरी होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे। अगर डिले होता है इलेक्शन में तो सिटिंग प्रेसिडेंट जो है ऑफिस को होल्ड करेगा 5 ईयर्स के बियॉन्ड, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि इस केस में बताया था ना, यही वाला केस यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट जो है ऑफिस को होल्ड करता है 5 साल के बियॉन्ड अगर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड इस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसको मौका नहीं मिलता एज अ प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है। मीन्स वाइस प्रेसिडेंट हमने देखा था ना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑफिस प्रेसिडेंट के ऑफिस के फंक्शन परफॉर्म करता है, बट जब वैकेंसी क्रिएट हो रही है एक्सपायरी ऑफ टर्म के लिए, मीन्स उसकी प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर होने वाली है, तब अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है उस केस में जो सिटिंग प्रेसिडेंट है अपना वही कंटिन्यू करता ऑफिस में, एंड वाइस प्रेसिडेंट को ऑप्शन नहीं मिलता प्रेसिडेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। US में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, हमारे यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। देन अगर वैकेंसी हो रही है रेजिग्नेशन के कारण, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कर दिया रिज़ाइन, प्रेसिडेंट को हमने कर दिया रिमूवल इम्पीचमेंट के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट की हो जाती है डेथ, या फिर अदरवाइज़ का मतलब क्या, इलेक्शन उसके डिक्लेयर कर दिए वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने, तब क्या होगा, इन दैट केस इलेक्शन जो है 6 मंथ के अंदर अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन 6 मंथ के अंदर अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन 6 मंथ के अंदर अंदर ही करवाए जाएंगे। एंड तब जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वो ऑफिस होल्ड करेगा 5 साल के लिए, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा UPSC कि अगर सिटिंग प्रेसिडेंट की हो जाती है डेथ या फिर कर दिया उसने रिज़ाइन, तब जो न्यू प्रेसिडेंट बनेगा उसकी टर्म होगी रिमेनिंग, ठीक है, उसकी टर्म होगी रिमेनिंग। मान लो 3 साल किसी प्रेसिडेंट ने ऑफिस होल्ड किया, ठीक है, बाद में हो जाती है उसकी डेथ, ठीक है, अब न्यू प्रेसिडेंट बन गया। सो UPSC आपको ऑप्शन देगा कि जो न्यू प्रेसिडेंट होगा वो 2 साल के लिए प्रेसिडेंट होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो न्यू प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होता है, अगर सिटिंग प्रेसिडेंट की हो जाती है रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज, ठीक है, तब जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो होगा 5 साल के लिए, फुल टर्म के लिए, ठीक है, वो होगा 5 साल के लिए इलेक्ट, वो होगा 5 साल के लिए इलेक्ट। एंड इन 4 केसेस में, ये जो 4 केसेस हैं हमारे, इन केसेस में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है, एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है। अगर वैकेंसी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर अदरवाइज, इसका मतलब है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, ठीक है, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा वो परफॉर्म करता है प्रेसिडेंट के फंक्शन, जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ जाता। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस एब्सेंट है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की भी वैकेंसी है, वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है, ठीक है, वो एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है। एंड जब कोई भी एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहा हो तब उसके पास
सारा कुछ होता है प्रेसिडेंट का, मीन्स सभी पावर्स प्रिविलेजेस होती हैं प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। इट इज़ ओ माई गॉड, इट इज़ काफ़ी टाइम हो गया। सो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर टुडेज क्लास हियर। पावर्स ऑफ प्रेजेंट पढ़ी है हमारे पास, बिकॉज 1 2 एंड 3 4 ये लंबा जाएगा, ठीक है। 4 पेजेस हैं, अगर एक दो होते तो आई वुड कंटिन्यू दिस क्लास, बट इसमें मुझे एटलीस्ट अराउंड 1 आवर लग जाएगा, बिकॉज एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ। सो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, बिकॉज 5 बजने वाले हैं एंड आई हैव टू स्लीप, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गेट अप अराउंड 11 AM, ठीक है। मुझे 11 बजे उठना भी होता है। सो नेक्स्ट क्लास मैं आपको कल शाम तक आई विल ट्राई कि इसको फिनिश कर दूँ। 2 आवर्स की क्लास दूँगा, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट का आपका इसी चैप्टर से बनेगा, आई कैन गारंटी दिस, ठीक है। ये मैं इंश्योर करता हूँ कि आप ये जो पॉलिटी वाली क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है देन वो इसी नोट्स में से होगा, इसी क्लास में से होगा, वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी पॉसिबल हो सकता था क्वेश्चन, वो सारा मटेरियल मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आप नए हो प्लीज़ हिट दैट रेड आइकन, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स मी सम मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यू कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस, कीप प्रैक्टिसिंग पेपर टू वाला वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है क्या कैसे करना है। सो डोंट वरी, एटलीस्ट वी हैव 10 days, वी विल यूटिलाइज दिस टाइम, जितना अच्छे से हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। जितना बेस्ट हो सकता है उतना परफॉर्म करेंगे एंड वी विल सिक्योर द सीट, ठीक है। थैंक यू।